हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब आ गए हम अपना संचयन का थर्ड चैप्टर लेकर, कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। तो ये लिखा है के विक्रम सिंह द्वारा रचित है ये पाठ। इसमें जो है जो लेखक हैं वो त्रिपुरा की यात्रा करते हैं। ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। उसी में उनकी जब वहाँ पर त्रिपुरा में जब ये कर रहे होते हैं यात्रा, तो उन्हें एक जगह पर एक किद्वंती सुनने को मिलती है। उसी किद्वंती के नाम पर उन्होंने यहाँ पर कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी नाम रख दिया इस पूरे चैप्टर का। तो हम यात्रा वृत्तांत भी देखेंगे जब उन्होंने यात्रा शुरू करी तब से लेकर, और ये कौन सी किद्वंती थी जिसपे इस पाठ का नाम रखा गया, हम इस पाठ के अंदर वो भी देखेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि इस पाठ में है क्या। लेखक ने सन 1999 के दिसंबर माह में आनंद रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए। तो क्या है, एक टीवी सीरीज बना रहे थे, ठीक है। आनंद रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली, यानी आनंद रोड नाम का एक शीर्षक से एक टीवी श्रृंखला बना। श्रृंखला मतलब धारावाहिक टाइप का, एक के बाद एक श्रृंखला रहेगी। तो उसके कई पार्ट्स बनाने थे उनको, तो उसके लिए इनको कहाँ जाना था, त्रिपुरा से के अगरतला जाना था, कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए। इस यात्रा के पीछे लेखक को जो बुनियादी विचार था वह था त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा के विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना। तो इस श्रृंखला में उन्हें किस चीज के बारे में शूट करना था, शूट इन्हें क्या करना था, जब त्रिपुरा जिस जो राजमार्ग जाता है वो राजमार्ग है 44, ठीक है। उसकी पूरी राजमार्ग की यात्रा करनी थी। साथ में त्रिपुरा में जो गतिविधियां हो रही थी, क्या क्या संबंधी, जैसे विकास संबंधी जो गतिविधियां हुई थी, क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे त्रिपुरा में, ये सारी जानकारी उस टीवी श्रृंखला के लिए इन्हें एकत्र करनी थी। ये इनका मेन मोटिव था। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से, अब हम त्रिपुरा के बारे में जानना शुरू करते हैं। इसकी जनसंख्या वृद्धि की दर 34% है, मतलब 34% ही, ज्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि छोटा सा ये स्टेट है जो काफी ऊंची है। मतलब स्टेट के हिसाब से जगह का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर 34% अगर एक साल में बढ़ रही है तो इसका मतलब वो बहुत तेजी से वहां पर पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। यह राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि इस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश का आता है, और एक तरफ से भारत के 2 राज्य मिजोरम और असम, यानी उत्तर पूर्वी सीमा पर सटे हुए हैं। सोनपुरा, बेलोनिया, सबरूस, कैलाश नगर त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं जो बांग्लादेश की सीमा के करीब हैं। अगरतला सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो आप अगरतला जो है वो सीमा चौकी से, यानी कि जो जहाँ पे स्टेट सीमा खत्म होती बांग्लादेश की, बांग्लादेश जहाँ से शुरू होता है वहां से मात्र अगरतला कितनी दूर है, 2 किलोमीटर। यहाँ बांग्लादेश के लोगों का आवक यानी आना बहुत जबरदस्त है। अब चूंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है तो यहाँ पर बांग्लादेशी लोग बहुत ही इजी तरीके से आ जाते हैं सीमा को पार करके। यहाँ बाहरी लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि मूल निवासी आदिवासियों की संख्या उनके मुकाबले कम पड़ती जा रही। अब क्या है, बाहरी लोग मतलब बांग्लादेशी त्रिपुरा में इतने ज्यादा आ गए हैं, जो त्रिपुरा के मूल निवासी, जो वहां के आदिवासी हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। मतलब बाहरी लोग ज्यादा आते जा रहे हैं और वहां के जो मूल है उनकी जनसंख्या कम हो गई है। सॉरी, यही कारण है कि त्रिपुरा के आदिवासियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो त्रिपुरा के जो आदिवासी हैं, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सरकार भी क्या इतने सारे लोगों को फैसिलिटी नहीं दे पाती, तो वो चाहती है कि प्रवासी अलग रहें और निवासी अलग रहें, यानी बाहर के लोग जो हैं वो अलग रहें। जब अब उनको पूरी तरह फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो जो यहाँ के निवासी हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं। किसके तरफ असंतुष्ट होंगे, सरकार की तरफ। सरकार नहीं इसमें कुछ कर पा रही है तो उनमें वो असंतोष बढ़ता जा रहा है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए पर्याप्त, उनके डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त चीजें वहां पर मुहैया नहीं हो पाती हैं। लेखक अपना पूरा यात्रा वृत्तांत सुनाने से पहले 3 दिनों की चर्चा करते हैं, यानी कि जब वो लिखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले वो किस चीज की चर्चा कर रहे हैं,
पहले 3 दिन, जो उन्होंने पहले 3 दिन निकाले, कहां से शुरू करते हैं, जो अगरतला में बीते और अगरतला के इर्द गिर्द की शूटिंग की। पहले 3 दिन उन्होंने कहां किए, अगरतला में रहे और उसके इर्द गिर्द उन्होंने सारी शूटिंग करी। इस दौरान लेखक ने उज्जयंत महल की भी चर्चा की, जो अगरतला का मुख्य महल है, ठीक है। और अब वहीं पर त्रिपुरा की राज्य विधानसभा बैठती है, उसी वक्त में त्रिपुरा की जो विधानसभा है वह वहीं पर बैठती है। लेखक यह बताते हैं कि त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। अब बाहर के लोग आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो क्या समस्याएं पैदा हुई, जैसे, लेकिन इस समस्या का लाभ यह है कि राज्य बहुधर्मी हो गया। बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। अब उन समस्याओं के बारे में आप लिख सकते हैं, उपलब्ध जगह नहीं होना, पॉपुलेशन बढ़ने से चीज़ें होती हैं मुहैया नहीं हो पाती, ज़रूरी जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, खाना, पानी, कपड़ा, शेल्टर, ये सारी चीज़ें जब उपलब्ध नहीं हो पाती तो ये परेशानियां बढ़ी। लेकिन इससे एक फ़ायदा भी हुआ कि राज्य में जब बहुत सारे प्रवासी लोग पहुँचे तो वहाँ बहुधर्म हुआ। बहुधर्म मतलब धर्मी लोग बढ़े, यानी कि बाहर से लोग आने से वहाँ पर कई सारे धर्म आ गए। सिर्फ पहले त्रिपुरा में जो बंगाली वगैरह रहते थे वो, अब उनमें और भी बांग्लादेशी आने से भी वहां पर काफी धर्मों का उदाहरण बन गया। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जाति जनजातियां और विश्व के 4 बड़े धर्मों के प्रतिनिधित्व मौजूद हैं। यानी कि विश्व के 4 बड़े धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ पर ये सभी धर्म जो है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगरतला के बाद लेखक टिलियामुरा का वर्णन करते हैं। फिर अगरतला के बाद टिलियामुरा जाते हैं। यह एक कस्बा है जो एक विशाल गांव ही है, यानी कि उसको इतना बड़ा विशाल गांव था कि उसको कस्बा घोषित कर दिया गया। यही लेखक की मुलाकात त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से होती है। तो यहाँ पर वहाँ के प्रसिद्ध गायक हैं, नाम है हेमंत कुमार जमातिया, जिन्हें सन 1996 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। जब मिले तो उनको वहां बताया भी गया ये अकादमी पुरस्कार मिला था। हेमंत काकबारोक बोली में गाते हैं। काकबारोक मतलब वहां की स्थानीय बोली है। काकबारोक त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। वहां के कबीले होते हैं भाई, बंजारे होते हैं ना, आदिवासी होते हैं, तो उनके अलग अलग गांव कबीले होते हैं, तो वो हर कबीले की अपनी अलग अलग बोली होती है। तो उसी में से एक बोली क्या थी, आपकी काकबारोक बोली। वहीं टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। तो अब वहां पे जब उन्होंने खाली हेमंत कुमार जमातिया से मिले, फिर उसके बाद जब उन्होंने और यात्रा करी तो एक और गायक से मिले, नाम था मंजू ऋषिदास। ऋषिदास त्रिपुरा के मोचियों यानी जूता बनाने वालों के एक समुदाय का नाम है, ठीक है, यहां पर इसका नाम है ये चीज। इस समुदाय के लोग जूते बनाने के अतिरिक्त तबला और ढोल का निर्माण भी करते हैं। भाई मोचियों का काम क्या होता है, चमड़े से जुड़ा होता है, चमड़ा होता है ना, उसी से तो जूते बनते हैं। तो जूते बनाने के साथ साथ यही काम वो लोग ढोल और तबला बनाने, क्योंकि इन पे भी वो चमड़ा ही तो चलता है। ढोल तबला किस पे बजता है, ऊपर जो चढ़ा होता है वो चमड़ा ही होता है, ढोल पे भी जो हम लोग बजाते हैं वो भी चमड़ा ही होता है। तो ये काम भी करते थे। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। यानी कि आकर्षक महिला मतलब देखने में भी सुंदर, व्यक्तित्व ऐसा कि इम्प्रेस हो जाए, मतलब होता ना लेडी देख के भी एक इम्प्रेसिव, बोलने हालचाल भाव में वो बहुत इम्प्रेसिव लेडी थी। साथ में जब क्या होता था नगर में चुनाव या वार्ड वगैरह होते थे तो वहां का प्रतिनिधित्व भी करती थी, उसको लीड करती थी। उन्होंने लेखक के लिए 2 गीत भी गाए। लेखक ने त्रिपुरा के प्राकृतिक दृश्यों की छटा का वर्णन करते हुए कहा, तो मंजू दास जी ने उनके लिए 2 गीत भी गाए। और यहाँ पर लेखक ने क्या लिखा, वहां की छटा, प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए, त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। यानी कि जो उन्होंने बोला ना कि वहां पर वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी और वहां के कस्बों के बारे में बताया। जिस वक्त हम मनु नदी के पास जाने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था।
मतलब सूर्य पूरे प्रकाश पे था और सारा सोना मतलब सुनहरापन उड़ेल रहा था, इतनी रोशनी दे रहा था कि सारा सोना जो है वो उस पर उड़ेल दे रहा था। लेखक त्रिपुरा जिले में जब प्रवेश कर गए तो उन्हें वहां की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकों तैयार करने वाले घरेलू उद्योग का भी मुआयना किया। अब वहां पर क्या होता था, जब त्रिपुरा उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक घरेलू उद्योग भी होता है, लोग अपने घरों में इजीली कर सकते हैं। अगरबत्ती जो हम जलाते हैं, अगरबत्ती के अंदर बांस की पतली पतली तीलियां लगी होती है, उसमें मसाला लपेटा जाता है, तो वहां हर एक घर में वो बांस की तीलियां अलग करी जाती थी, है ना। तो उन्होंने वो उद्योग भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पे बांस की तीलियों को अलग करके अगरबत्तियों का निर्माण किया जाता है। बांस के सीकों को अगरबत्तियां बनाने के लिए कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता, मतलब वो उन तीलियों पतली पतली तीलियां एकत्र करते, मतलब बांस से वो पतली पतली तीलियां बनाते थे। उन तीलियों को गट्ठर करके वो कहाँ भेजते थे, कर्नाटक और गुजरात भेज दिया करते थे, जहां पे उन डंडियों से अगरबत्तियां बनती थी। अगरबत्तियों के ऊपर मसाला लपेट के अगरबत्तियां बनाई जाती थी। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश नगर है, यानी कि वहां का मुख्य शहर, वहां का जितना भी काम होता है वो कहां पर होता है, कैलाश नगर में होता है, जो बांग्लादेश की सीमा से काफी करीब है। तो अभी हमने यहाँ बताया था अगरतला भी बांग्लादेश से काफी करीब है और कैलाश नगर भी जो है वो बांग्लादेश के काफी करीब आता है, क्योंकि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसलिए उसके बहुत सारे शहर जो है वो बांग्लादेश से लगेंगे ही लगेंगे। त्रिपुरा में एक स्थान का नाम है उनाकोटी, ठीक है। अब यहां से देखें कि इस चैप्टर का नाम इसी के नाम पे पड़ा है। त्रिपुरा में एक स्थान है उनाकोटी, जिसके बारे में लेखक कुछ नहीं जानते, मतलब लेखक को कोई चीज पता नहीं कि क्या है यहाँ पर, किस चीज के लिए फेमस है, क्यों है, कुछ उन्हें भी किस बारे में आइडिया नहीं है। जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें भी आइडिया नहीं कि भाई किस बारे में बात हो रही है, कि उनाकोटी का क्या मतलब होता है, कल्लू कुमार क्यों है, क्या है, हमें नहीं पता, तो हम पढ़ रहे हैं। वैसे ही जो है हमारे लेखक को भी नहीं पता। लेखक को उसकी विशेष जानकारी वहां के जिलाधिकारी से प्राप्त हुई। अब वहां की क्या खासियत है, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त हुई लेखक को, वहां के जिलाधिकारी से, जो उस जिला के जो हेड अधिकारी होते हैं। उनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम, यानी 1 करोड़ आप गिनती गिनिए, उसमें 1 नंबर कम। दंत कथा के अनुसार उनाकोटी में शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। दंत कथा मतलब पहले बोला जाता था, पहले से ये कथाएं चलती चली आ रही हैं कि यहाँ पर भगवान शिव की 1 करोड़ में सिर्फ 1 कम मूर्तियां यहाँ पर हैं। इतनी सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा क्षेत्र में फैली है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। मतलब कब, आपकी 9वीं से 12वीं सदी में तक 300 वर्षों तक यहाँ ज्यादा चहल पहल रही, मतलब उस समय यहाँ पर ज्यादा लोग आए जाए, कार्य वगैरह ज्यादा होता था। पहाड़ों के अंदर से काट कर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां बनी हैं। यहाँ पर मूर्तियां कैसी हैं, पहाड़ों को काट के मूर्तियां बनाई गई हैं। एक विशाल चट्टान पर ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण का मिथक, यानी कि पौराणिक कथा का चित्रण होता है। मिथक है, इसके बारे में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए इसको मिथक कहा जा रहा है। अगर सच्चाई होती, प्रूफ होते, तो हम इसको मिथक नहीं बोलते। तो यहां पर क्या दिया है, विशाल चट्टान पर ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण, यानी कि भागीरथ जी ने प्रार्थना करी थी तभी तो गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर पधारी थी। तो ये जो मिथक है इसकी एक कहानी चित्रित करती है। क्या है, गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए। मतलब गंगा का वेग इतना था कि वो अगर स्वर्ग से उतरेंगी तो इतना जोर का धक्का लगेगा कि पृथ्वी जो है वो धंस के कहीं पाताल लोक में, यानी अंदर की तरफ बहुत ज्यादा धंस ना जाए। इसलिए शिव को इसके लिए तैयार किया गया। क्या तैयार किया कि शिव जी जो है उसे अपनी चोटी में ले लें, उसका वेग कहाँ संभाल लें, अपनी चोटी, अपने बालों में, जटाओं में संभाल लें, ताकि ये वेग जो है पृथ्वी पर ना पड़े।
कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे से पृथ्वी पर बहने दें। यानी कि उस वेग को शिव जी को अपनी जटाओं में संभालना था और वेग कम हो जाएगा, फिर धीरे से उसे पृथ्वी पर उतार देना था। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है। वहां पर क्या, एक पूरी चट्टान है जिसपे शिव जी का चेहरा बना हुआ है और उनकी जटाएं दो पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। मतलब इतनी ज्यादा, इतना बड़ी मूर्ति बनाई गई है उनकी कि वो जो है उनकी जटाएं दो पहाड़ों पर फैली हुई हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है, यानी कि भारत के अंदर शिव जी की ये सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही देवी देवताओं की मूर्ति से भरा पड़ा है। मतलब पूरा साल यहाँ पर एक जलप्रपात यानी झरना बहता रहता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। अब यहाँ के आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों को किसने बनाया, कल्लू कुमार ने बनाया। क्या वह पार्वती का पक्का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। क्या था, वो पार्वती माता को बहुत पूजता था और कहाँ जाके रहना चाहता था, शिव जी और पार्वती माँ के साथ कैलाश पर्वत पे जाके रहना चाहता था। पार्वती की जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने पार्वती जी को प्रसन्न कर लिया कल्लू कुमार ने, और पार्वती जी ने किस पे प्रेशर डाला, शिव जी पे, कि नहीं आप इसको लेकर चलिए। तो भैया अब कौन मानने है, तो शिव जी उनको कहाँ लेकर चले गए, कैलाश पर्वत पर तैयार हो गए। लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी है। अब उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा मैं लेकर तो चलूंगा, लेकिन तुम्हें एक रात में मेरी 1 करोड़ मूर्तियां बनानी है। शिव जी ने ये शर्त किसके सामने रखी, कल्लू कुमार के सामने, तभी मैं तुमको कैलाश पर्वत पर रखूंगा। ठीक है, अपनी धुन का पक्का कल्लू कुमार इस काम में जुट गया। वो अपनी धुन का पक्का कुमार था और वो जो है जुट गया मूर्तियां बनाने में। लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली। यानी कि जब सुबह हुई तो वो सिर्फ 1 करोड़ मूर्ति में 1 मूर्ति कम निकली। तो उसने सारी बना ली लेकिन सिर्फ 1 मूर्ति कम निकली। कल्लू कुमार की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात का बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़ दिया और स्वयं कैलाश चलते बने। तो क्या हुआ, शिव जी तो उसे कैलाश नहीं लेने जाना चाहते थे, मगर पार्वती जी का जिद थी कि नहीं इसको कैलाश लेकर चलो। तो भैया मान तो लेते हैं शिव जी, लेकिन अब शर्त ऐसी रखते हैं कि तुम पूरी ना कर पाओ। लेकिन कल्लू कुमार भी अपनी धुन का पक्का था, वो एक रात में 1 करोड़ मूर्ति बनाने में जुट जाता है। लेकिन जैसे ही भोर हुई उसे 1 मूर्ति और बनानी थी, वो रह गई। अब शिव जी की तो शर्त कहा कि भाई तुमने तो पूरी 1 करोड़ नहीं बनाई, अब तुम यहीं रहो और हम जा रहे हैं कैलाश पर्वत। और शिव जी उसको उसकी मूर्तियों के साथ यही उनाकोटी में छोड़कर चले जाते हैं। लेखक ने ऊपर की दंत कथा के आधार पर इस पाठ का शीर्षक कल्लू कुमार की उनाकोटी रखा। अब इन्होंने पूरा लिखा तो उन्होंने बोला कि इस पाठ का नाम हम यही रख देते हैं, कल्लू कुमार की उनाकोटी। इस शीर्षक से त्रिपुरा और भौगोलिक, सामाजिक परिवेश और धार्मिक दंत कथा पर दृष्टिपात करने में सहायता मिलती है। मतलब जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम त्रिपुरा की भौगोलिक, सामाजिक स्थितियों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पाठ को आपको बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका शीर्षक क्यों रखा गया, क्या रखा गया। इसके प्रश्न उत्तर हम लेकर थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होते हैं। हम आ गए अपने पाठ कल्लू कुमार की उनाकोटी के प्रश्न उत्तर लेकर। इस पाठ को हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कर चुके हैं कि कैसे कैसे इस चैप्टर में त्रिपुरा की यात्रा हुई। ये एक यात्रा वृत्तांत था, वहां पर किस किस शहर में जो है कवि गए और वहां के भौगोलिक स्थितियों और वहां के विकास के बारे में हमें जानकारी दी, कितना विकास हुआ है और कितना विकास अभी चल रहा है, ये सारी जानकारी हमें उन्होंने दी। साथ में उन्होंने हमको एक जगह का दर्शन भी कराया जिसका नाम था उनाकोटी। तो उसी वहां पर जो प्रचलित एक दंत कथा थी उसी के अनुसार इन्होंने इस पाठ का नाम कल्लू कुमार की उनाकोटी रख दिया। तो इस पाठ में हमने बहुत सारी चीजें जानी, समझी कि त्रिपुरा की कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, क्या हैं।
तो चलिए अब उसी पाठ के आधार पर यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के हम यहाँ पर उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, उनाकोटी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो उना का मतलब क्या होता है, 1 करोड़ में 1 कम। ठीक है, उना का मतलब ही यहां पर दिया है, उना का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। उनाकोटी में शिव की कोटि में 1 कम मूर्ति है, यानी कि 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। त्रिपुरा में एक स्थान है उनाकोटी। एक दंत कथा के अनुसार यहाँ शिव की 1 करोड़ से 1 मूर्ति कम है, इस कारण इसका नाम उनाकोटी रखा गया। तो जैसे हमने आपको बताया था, इस चैप्टर का नाम ही कल्लू कुमार की उनाकोटी रखा गया है। तो सबसे पहले हमें स्पष्ट करना है कि उनाकोटी है क्या। तो हमने उना का नाम क्या बताया, उना का अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 कम नंबर। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट किया। फिर हम बताएंगे कि उनाकोटी क्यों प्रसिद्ध है। तो त्रिपुरा में एक जगह है उनाकोटी, जो प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शिव जी की 1 करोड़ से 1 कम मूर्ति है। तो वहां पर प्रचलित दंत कथा के अनुसार कल्लू कुम्हार ने यहाँ पर शिव जी की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां एक रात में बनाई थी, इसीलिए यहाँ का नाम ही उनाकोटी रख दिया गया। सिंपल, हमें इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ में बताया गया था ना किस तरह गंगा जी को अवतरित करने के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की, और उसके वेग से पृथ्वी कहीं जो है वो पाताल में न धंस जाए, इसलिए शिव जी से प्रार्थना करी गई कि गंगा के वेग को वो अपनी जटाओं में धारण करे और फिर धीरे से पृथ्वी पर लाए। तो उसका पूरा वर्णन हमें यहाँ पर करना है। कैसे? दंत कथा के अनुसार उनाकोटी में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्ति है। यहाँ पहाड़ी को काटकर शिव की विशाल आधार मूर्तियां बनी हैं। यहाँ भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण को चित्रित किया गया है। यहाँ पर एक जगह है जहां पर पूरा चित्रित किया गया, मतलब बनाया गया है कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और फिर धीरे से पृथ्वी पर बढ़ने दें। इससे गंगा का वेग घट गया और यहीं गंगा भगीरथी कहलाई। तो यहीं से जो है गंगा जी का उद्गम हुआ बताते हैं, और भगीरथी जी ये यहीं से कहलाई गंगा जी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पूरी क्लियर करनी है कि किस तरीके से ये पूरी कथा यहाँ पर प्रचलित हुई है। हमने ऐसे लिखी है, आप इसको और एलिब्रेट करके लिख सकते हैं, मगर याद रखिएगा जो भी दंत कथा है हमें उसी के हिसाब से लिखना है, ये नहीं कि अपने मन से हम उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर जितना पूछा गया है उस हिसाब से देंगे, और याद रखेंगे पाठ के हिसाब से आंसर देंगे। पाठ में जितना उचित है सिर्फ उतना ही देंगे, हम उसमें कोई भी चीज ऐड ऑन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कल्लू कुम्हार का नाम उनाकोटी से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि कैसे हुआ, कि वो पार्वती जी के भक्त थे, पार्वती जी को मनाया उन्होंने, पार्वती जी ने जोर डाला शिव जी से कि उनको लेकर चलिए, वो सारी बातें यहाँ पर आपको चित्रित करनी होंगी। कैसे? स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि उनाकोटी की मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था। वह शिव पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर डालने पर शिवजी तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी, क्योंकि शिवजी खुद नहीं चाहते थे कि वो वहां जाए, तो उन्होंने शर्त ही ऐसी रखी कि वो उस शर्त को ना मान पाए। उन्होंने एक रात में शिव की 1 कोटि अर्थात 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। किसको? कल्लू कुमार को। ये शर्त रखी शिव जी ने। जब भोर हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली। उना का अर्थ यानी 1 करोड़ से 1 कम है। इस युक्ति से शिव को कल्लू से पीछा छुड़ाने का बहाना मिल गया। कल्लू को उसकी मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़ दिया गया और शिव जी जो है वो कैलाश चलते बने। इस प्रकार कल्लू कुम्हार का नाम उनाकोटी से जुड़ा हुआ है। तो जो भी दंत कथा वहां पर आपके सामने प्रस्तुत की गई है, उस दंत कथा के हिसाब से आपको यहाँ बताना है कि कल्लू कुम्हार का नाम उनाकोटी से क्यों जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उनाकोटी मतलब वहां पे शिव जी की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां, और वो मूर्तियां बनाई किसने थी? कल्लू कुम्हार ने। तो ये पूरी कथा आपको यहाँ पर बतानी है। मेरी
रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी हुई है? लेखक के इस कथन के पीछे यह घटना जुड़ी है कि लेखक त्रिपुरा में शूटिंग करने में व्यस्त था। उसे सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। इन सुरक्षा कर्मियों ने लेखक का ध्यान निचली पहाड़ी के पर इरादतन रखे दो पत्थरों की तरफ खींचा। मतलब दो पत्थर इरादतन मतलब जान के रखे गए उनकी तरफ खींचा। 2 दिन पहले सेना एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मारा गया था। यह सुनकर लेखक की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। तो सीआरपी भाई वहां पर बहुत ज्यादा जो है आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। तो इस कारण से जो है लेखक की शूटिंग के लिए सीआरपीएफ जवान उन्हें जो सुरक्षा दे रहे थे। तो क्या हुआ, सीआरपीएफ जवानों ने देखा कि वहां पर जानबूझ के 2 पत्थर रखे गए हुए हैं। तो उन्होंने उसकी तरफ जो है ध्यान आकर्षित किया और साथ में बताया कि इसी जगह पर अभी 2 दिन पहले जो है कुछ विद्रोहियों ने एक जवान को मार दिया था। ये सुनते ही जो है वो एकदम कपकपा गए। कौन? लेखक। तो ये उसी वक्तव्य के बारे में था। ये चीज आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बन गया? तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर बाहरी प्रवासी लोग बहुत आए जिसके कारण वहां से बहुत सारे धर्म डेवलप होते गए। इसीलिए त्रिपुरा क्या बन गया? बहुधार्मिक जातियों का उदाहरण बन गया। कैसे? त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोग आते रहे, इससे यह बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना है। यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियां और विश्व के 4 बड़े धर्मों के प्रतिनिधित्व हैं। यानी कि जो मेन जो 4 धर्म है वो यहाँ पर वहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ बौद्ध धर्म भी माना जाता है। अगरतला के बाहरी हिस्से में एक सुंदर बौद्ध मंदिर है। यहाँ शिव की उपासना भी की जाती है। तो यहाँ पर आपको खाली सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हिंदू ही मिलेंगे या जो भी मिलेगा, यहाँ पर आपको सभी धर्मों के लोग मिलेंगे। लेकिन जो मेन 4 धर्म जो हमारे विश्व के माने गए हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। वो तो मिलेंगे, उसके अलावा भी बहुत मिलेंगे। बौद्ध धर्म भी मिल रहा है आपको, शिव की उपासना करने वाले हिंदू धर्म भी मिल रहा है आपको, क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, आप मतलब ईसाई मिलेंगे आपको, और प्लस मुस्लिम्स भी मिलेंगे। तो सभी धर्म के लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको। टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान रहा? तो हमने बताया था टिलियामुरा में दो गायकों से उनका हुआ था भेंट। तो उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। क्या है? टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषिदास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया नामक 2 हस्तियों से हुआ था। हेमंत कुमार पहले कभी पीपुल्स लिबरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। ये एक संस्था का नाम है, पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, पर अब वे जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज मेंशन करनी होगी कि वो पहले क्या थे और अब क्या हो गए। उसी इन्होंने बताया पहले हेमंत कुमार जमातिया के बारे में, अब क्या है हम मंजू ऋषिदास जी के बारे में बताएंगे। ऋषिदास रेडियो कलाकार के अतिरिक्त नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। वे निरक्षर थी, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, पर उन्हें अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता अर्थात स्वच्छ पेयजल की पूरी जानकारी थी। वहां पे स्वच्छ जल नहीं आता था, तो उसके बारे में वो बहुत ज्यादा कार्यरत रहती थी। उन्होंने वार्ड में नल लगवाने, नल का पानी पहुंचाने और गलियों में ईंटें बिछवाने के लिए कार्य किया। तो उन्होंने जो जो कार्य किए वो आपको बताने। तो 2 हस्तियों के बारे में पूछे गए थे, तो दोनों हस्तियों ने क्या क्या कार्य किए ये भी हमको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने समाज सुधार से रिलेटेड कार्य किया है। तो ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश नगर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? कैलाश नगर के बारे में किसको? वहां के जिलाधिकारी ने ही किसको बताया था? लेखक को बताया था। तो क्या जानकारी दी थी? लेखक ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के मुख्यालय कैलाश नगर के जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को यह जानकारी दी कि आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है।
ये एक नाप है, 2 मीट्रिक टन यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी हुई। हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में इतनी ज्यादा आलू के बीज की जरूरत पड़ती है। इसके बरक्सर TPS की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफी होती है। त्रिपुरा की TPS का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि आलू की खेत के लिए कितनी ज़रूरत होती है, अब कितनी पैदावार हो रही है और कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई की जा रही है, तो ये जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। तो त्रिपुरा का घरेलू उद्योग क्या था? अगरबत्ती के लिए बांस की तीलियां तैयार करना, ये वहां का घरेलू उद्योग था। तो ये हम बताएंगे, साथ में कुछ और घरेलू उद्योगों के बारे में भी हम बताएंगे जिनके बारे में हम जानते होंगे। त्रिपुरा में आलू की खेती के साथ साथ अनेकों घरेलू उद्योग चलते, जैसे अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना, गले में पहनने की मालाएं बनाना, अगरबत्ती के लिए सीकों को तैयार किया जाता था। ये सारे घरेलू उद्योग मतलब जो लोग घर में रहकर कर सके, उसके लिए कोई फैक्ट्री या कोई जगह प्लांट करने की जरूरत ना पड़े। लोग मटेरियल ले आए, घर में अपने कमरे में बैठकर इजिली बनाए और ले जाकर सप्लायर को दे दे, तो वो कहलाते हैं घरेलू उद्योग। यह गुजरात और कर्नाटक में भेजी जाती हैं। अन्य घरेलू उद्योगों में माचिस, साबुन, प्लास्टिक, जूते, कपड़े आदि के घरेलू उद्योग सर्वप्रसिद्ध हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर और क्या, यहाँ पर ही नहीं, पूरे जगह पर आप जो घरेलू उद्योग जानते हो उनके बारे में ये बताने हैं। तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताए। याद रखिए एक यात्रा वृत्तांत है, इसमें बहुत ही जगह जगहों के नाम आए हैं, आपको क्वांटिटी दी गई है, हेक्टेयर्स वगैरह दिए गए हैं, आपको देश विदेश के नाम दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी होंगी, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको MCQs बेसिस में कहीं से भी पूछ लिए जाएं, इसलिए इनको बहुत ही सतर्कता के साथ पढ़िए और उन्हें याद रखिए। थैंक यू, बाय बाय।